चलिए, गुड इवनिंग। एक बार कमेंट कर दीजिए, आवाज आ रही है क्या? गुड इवनिंग। प्रैक्टिस शीट बन गया होगा जो आपको मिला था शनिवार को, जो प्रैक्टिस शीट शनिवार को मिला था बन गया होगा। अब देखिए, प्रैक्टिस शीट अब जो मिलेंगी आपको वो सारी बनेंगी आपसे, एक आध प्रश्न की बात नहीं कर रहा हूं। अब जो प्रैक्टिस शीट आपको मिलेंगी वो आपसे पूरी बनेंगी, क्योंकि अब जो चैप्टर स्टार्ट हुए हैं, एलसीएम एचसीएफ हो गया, औसत हो गया, वर्गमूल घनमूल हो गया, ये जो चैप्टर हैं ये ऐसे चैप्टर हैं कि आपने बेसिक पढ़ा है तो पूरा पूरा चैप्टर सॉल्व होगा आपसे। उससे पहले जो चैप्टर आपने कवर किए थे वहां पे क्वेश्चंस का कोई लिमिटेशन नहीं था, कुछ भी आपसे पूछ सकता था। लेकिन अब जो आप पढ़े हैं उसमें बेसिक अगर आपको पता है, कंसेप्ट अगर आपको पता है, तो प्रश्न आपसे बनेगा ही। तो ये वाला जो प्रैक्टिस शीट था, इसको सॉल्व करके आपको लगा होगा कि आपसे प्रैक्टिस शीट में कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, क्योंकि चैप्टर ही ऐसे हैं। इसमें एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चन थे, इसके अलावा आपके औसत के प्रश्न थे, इसके अलावा वर्गमूल के प्रश्न थे। ये तीनों चैप्टर ऐसे हैं जहां पे अगर आपने बेसिक अपना क्लियर किया हुआ है, कंसेप्ट अगर आपने सीखा है, तो क्वेश्चंस बनेंगे ही यहां से। तो आगे भी आपको ऐसे चैप्टर मिलेंगे जहां पे प्रश्न करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। यही डिफरेंस है पहले जो प्रैक्टिस शीट मिली थी आपको और अभी जो प्रैक्टिस शीट मिली है। ये सॉल्व क्यों हो पा रही है, उसके पीछे का यही कारण है, क्योंकि आपने बेसिक कंसेप्ट सीखा है। चैप्टर अगर आपको बेसिक कंसेप्ट पता है तो चैप्टर तो बनेगा ही आपसे। औसत अगर आपको बेसिक पता है कि औसत क्या होता है, कैसा भी प्रश्न आपको मिल जाए आप आसानी से कर लेंगे। एलसीएम एचसीएफ के लगभग सारी वैरायटी के प्रश्न हो गए हैं, तो सीट आपसे बनेगा ही। यही अंतर होता है, जबकि शुरू के जो चैप्टर थे वहां पे क्वेश्चंस का कोई लिमिटेशन नहीं था। अगर नया प्रश्न मिला तो नहीं बनेगा आपसे वो, लेकिन अब नया प्रश्न आपको नहीं मिलेगा, जो भी मिलेगा देखा हुआ ही मिलेगा। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो प्रश्न आपसे सॉल्व होगा ही। बना यूपीएससी में एवरेज आया था, बना वो प्रश्न कि नहीं बना? हेमंत जी बताइए, यूपीएससी में जो बोल रहे हैं पहला एवरेज का प्रश्न था, बना वो प्रश्न आप लोग से? चलिए बहुत बढ़िया, यूपीएससी का प्रश्न अगर बन रहा है तो उससे अच्छी बात ही नहीं है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बनेगा। यूपीएससी हो, पीएससी हो, व्यापम हो, किसी भी एग्जाम का प्रश्न हो आपसे बनेगा। अगर आप पूरा बेसिक को पढ़ रहे हैं, उसके कंसेप्ट को सीख रहे हैं, तो प्रश्न कैसा भी आ जाए। अच्छा, आपने यूपीएससी का पेपर देखा होगा, उसमें एक शेषफल प्रमेय पर आधारित प्रश्न भी पूछा गया था। शेषफल प्रमेय पर आधारित प्रश्न भी पूछा गया था, वो भी बन जाता। थोड़ा सा दिमाग लगाते तो वो भी आपसे बन जाता। यूपीएससी के क्वेश्चंस भी आपसे बन जाते। सोच पा रहे हो, यूपीएससी के सेकंड पेपर में जो प्रश्न आए हैं वो अगर आपसे बन रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अनुपा जी मुझे मैसेज करिएगा, मैं आपको भेज दूंगा। चलिए, तो एवरेज आपका कंप्लीट हो गया है, सारी वैरायटी के प्रश्न हो गए हैं, प्रैक्टिस शीट सॉल्व कर लिए हैं आप। अगला चैप्टर लिखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रतिशत, परसेंटेज। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और पहला लेक्चर जो आज मैं पढ़ाऊंगा प्रतिशत का, वो ही बहुत इंपॉर्टेंट है। यही चैप्टर आपका अगर अच्छी से बनता है आपसे, तो लाभ हानि बहुत अच्छी से बन जाएगा। यही चैप्टर अगर आप कर पा रहे हैं तो आपसे साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज बहुत अच्छी से बन जाएगा। मतलब परसेंटेज से ही पूरा का पूरा लिंक होगा प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज से ही लिंक होगा साधारण ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट, और चक्रवृद्धि ब्याज मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट। तो मेन जो आपको बेस बनाना है वो परसेंटेज में बनाना है। अगर परसेंटेज को बहुत अच्छी से आप सीख लिए हैं, प्रतिशत को बहुत अच्छी से अगर आप सीख लिए हैं, तो आगे आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी। केवल प्रतिशत और लाभ हानि में जो शब्द हैं वो चेंज होंगे, बाकी पूरा का पूरा चैप्टर वही है। प्रॉफिट लॉस पढ़ेंगे उसमें केवल शब्द चेंज हो जाएंगे। जैसे यहां पे अगर मैं प्रारंभिक मान बोलूंगा, समझिए यहां पे प्रारंभिक मान मतलब इनिशियल वैल्यू बोलूंगा, उसको प्रॉफिट लॉस में क्या बोलूंगा? क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस बोलूंगा। यहां पे अंतिम मान बोलूंगा, यहां पे अगर मैं अंतिम मान बोल रहा हूं तो वहां पे मैं क्या बोलूंगा? विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। अगर यहां पे फाइनल वैल्यू बोला तो वहां पे क्या हो जाएगा? वो विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। अगर यहां पे वृद्धि बोलूंगा
तो ये लाभ हानि में क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। अगर मैं कमी बोलूंगा तो लाभ हानि में क्या हो जाएगा, ये हानि हो जाएगा। तो केवल शब्द जो है वो चेंज हो जाएंगे, बाकी कंसेप्ट पूरा प्रतिशत का ही लाभ हानि में अप्लाई होने वाला है। तो प्रतिशत को बहुत अच्छी से पढ़ेंगे, बहुत अच्छी से, थोड़ा सा समय देंगे प्रतिशत में। अगर प्रतिशत आपसे बन गया तो लाभ हानि में देखिएगा कहीं पे दिक्कत नहीं होने वाली है। तो प्रतिशत जब मैं पढ़ाऊंगा तो थोड़े थोड़े बीच में लाभ हानि के प्रश्न भी लूंगा आपको समझाने के लिए कि प्रतिशत जैसा ही कंसेप्ट वहां पे लग रहा है। तो प्रतिशत जब मैं पढ़ाऊंगा तो ध्यान रखेंगे बीच बीच में लाभ हानि के प्रश्न भी आ सकते हैं। तो स्टार्ट करेंगे आज प्रतिशत को। पहला लेक्चर प्रतिशत का बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका जो भी बेसिक कंसेप्ट है वो पहला लेक्चर ही बनाएगा। और ये लेक्चर जब तक आपका लाभ हानि खत्म नहीं होगा तब तक आपके साथ चलेगा। जो आज का लेक्चर होगा ये तब तक चलेगा जब तक लाभ हानि आपका खत्म नहीं हो जाता। तो हेडिंग डाल लीजिए प्रतिशत। एलसीएम भी आया था क्या, बहुत बढ़िया हेमंत, आप लोग बनाएंगे खुशी मुझे मिलेगी। जैसा आप लोग बता पा रहे हैं कि यूपीएससी के क्वेश्चंस भी आप बना पा रहे हैं, बहुत बढ़िया, सुन के बहुत अच्छा लग रहा है। बाकी लोग भी देखेंगे पेपर को, बहुत कॉन्फिडेंस आएगा। यूपीएससी के क्वेश्चंस अगर आप कर पा रहे हैं बहुत कॉन्फिडेंस आएगा। बहुत बढ़िया तुषार, अमन, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए बहुत अच्छी बात है मेरे लिए भी और आप लोग के लिए भी, आप लोग बना पा रहे हैं और मुझे सुन के अच्छा लग रहा है कि आप लोग ऐसे प्रश्नों को बना पा रहे हैं। चलिए समझेंगे प्रतिशत को। अभी तो पूरा चैप्टर हुआ भी नहीं है, पूरा एक बार हो जाने दीजिए मैथ्स को, तो आपको लगेगा खुद में कि बहुत इंप्रूवमेंट हुआ है। एक बार पूरा हो जाने दीजिए, लेकिन रिवीजन करना मत छोड़ना। जो पुराने चैप्टर हो जा रहे हैं उनको पढ़ना छोड़ मत देना, उनको पढ़ते रहना, उनके क्वेश्चंस करते रहना, 1 घंटा 1.5 घंटा प्रश्न को उठा के करते रहना। आप रिवीजन ही इंपॉर्टेंट है, लिख लिख के पढ़ने की आदत डालो। मैं जब पढ़ता हूं तो आप देखेंगे मेरे पास एक कॉपी और पेन जरूर होता है। मेरे को अगर बिना कॉपी और पेन के पढ़ने बोलेंगे तो मैं पढ़ ही नहीं सकता हूं। मेरे को अगर आप बोल दीजिए कि एक बुक उठा लीजिए या कॉपी उठा लीजिए और पढ़ते रहिए बैठ के, तो मेरे से हो ही नहीं पाएगा। जब तक मेरे हाथ में पेन और कॉपी नहीं है मैं पढ़ाई कर ही नहीं पाता हूं। जो भी पढ़ता हूं मैं उसको लिखता रहता हूं। बार बार लिखिए, आदत पड़ जाएगा अपने आप लिखने का, याद करने का। क्योंकि बार बार लिखेंगे तो आपके दिमाग में छपेगा वो कि आप क्या लिख रहे हो। इसीलिए लिख के पढ़ने बोलते हैं आपको, कि लिख के पढ़ने से आपको याद हो जाती हैं चीजें। आप ऐसे ही बुक उठा के पढ़ते रहिए, कभी याद नहीं होने वाला। याद होगा भी तो आधे घंटे में 1 घंटे में भूल जाएंगे। परमानेंट अगर आपको दिमाग में बैठाना है जीएस को, किसी भी विषय को, तो आप कॉपी पेन उठाइए, जो भी पढ़ते हैं उसको लिखिए। लिखेंगे, बार बार देखेंगे तो आपको याद होंगी चीजें, दिमाग में बसेगा। पिक्चर आपको याद रहती है क्योंकि आप देख पा रहे हैं। समझ आ रहा है? उसी प्रकार अगर आप लिखेंगे तो आपको दिख रहा है वो, तो याद हो जाएगा। आप देखेंगे बहुत इंप्रूवमेंट मिलेगा आपको। लिख लिख के पढ़िए, कॉपी और पेन के बिना तो आप पढ़ने बैठो ही मत, तो इंप्रूवमेंट आपको दिखेगा भाई। अब जो चैप्टर आप पढ़े हैं, यूपीएससी के क्वेश्चंस भी कर पा रहे हैं, मतलब इंप्रूवमेंट आपको खुद दिख रहा है ना। रिवीजन किए तभी प्रश्न आपसे बन रहे हैं। जो चैप्टर हुए हैं वहां से अगर आप यूपीएससी के क्वेश्चंस कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। नोट्स ही रिवीजन करो, और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, केवल नोट्स पढ़ो तो भी काम चल जाएगा। रिवीजन करना मतलब नोट्स को पढ़ते रहो, कॉपी पेन निकालो, लिखते रहो, वो याद हो जाएगा। देखिएगा कुछ दिन में आपको याद ही हो जाएगा वो। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रतिशत, प्रतिशत और लाभ हानि बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी एग्जाम होगा प्रतिशत और लाभ हानि से प्रश्न पूछेगा ही, एकदम गारंटी है, यहां से प्रश्न पूछेगा ही। प्रतिशत पढ़ने के बाद स्टार्ट करेंगे लाभ और हानि, क्योंकि लाभ हानि में पूरा पूरा कंसेप्ट प्रतिशत का अप्लाई होगा। केवल शब्द चेंज होंगे, जैसा कि मैंने बताया, प्रारंभिक मान को वहां पे बोल दोगे आप क्रय मूल्य, अंतिम मान को वहां पे बोल दोगे विक्रय मूल्य, वृद्धि को वहां पे बोल दोगे लाभ और कमी को वहां पे बोल दोगे हानि। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रतिशत, तो प्रतिशत का मतलब क्या होता है? प्रतिशत का सिंपल सा मीनिंग होता है प्रति सैकड़ा। समझेंगे, प्रतिशत का सिंपल सा जो अर्थ होता है वो होता है प्रति सैकड़ा।
जैसे अगर मैं बोलूं x प्रतिशत, तो x प्रतिशत का मतलब क्या हो जाएगा, x प्रति सैकड़ा। x प्रतिशत का मतलब क्या हो जाएगा, x प्रति सैकड़ा हो जाएगा। अगर मैं बोला 10 प्रतिशत, तो 10 प्रतिशत का मतलब क्या हो जाएगा, 10 प्रति सैकड़ा। अगर मैं बोला 20 प्रतिशत, तो 20 प्रतिशत का मतलब क्या हो जाएगा, 20 प्रति सैकड़ा। तो प्रतिशत का मतलब होता है प्रति सैकड़ा। अगर मैं x प्रतिशत बोला तो x प्रति सैकड़ा, 10 प्रतिशत बोला तो 10 प्रति सैकड़ा। अगर मैं a प्लस बी पूरे का प्रतिशत बोला तो इसको आप क्या लिखेंगे, a प्लस बी प्रति सैकड़ा। तो यहां पे आपने क्या समझा, अगर प्रतिशत का साइन लगा है तो आप उसको हटा के डिवाइड बाय कितना लिखेंगे, 100। प्रतिशत का मतलब होगा प्रति सैकड़ा, मतलब जहां भी प्रतिशत का साइन लगा है, प्रतिशत का साइन को आप हटाएंगे और प्रति सैकड़ा लिखेंगे आप। x प्रतिशत का मतलब x बटा 100, 10 प्रतिशत का मतलब 10 बटा 100, 20 प्रतिशत का मतलब 20 बटा 100। तो पहली बात आपने क्या सीखी है, प्रतिशत का साइन लगा होगा उसको हटाएंगे और डिवाइड बाई 100 लिखेंगे, क्योंकि प्रतिशत का मतलब होगा प्रति सैकड़ा। ये पहली बात। अब दूसरी बात, वी बॉडमास नियम पढ़ाया था तो वहां पे आपको बताया था का को गुणा के जैसे सॉल्व करते हैं, का को गुणा के जैसे सॉल्व करते हैं, ये आपको पढ़ाया था, का को गुणा के जैसे सॉल्व करते हैं। अब अगर मैं लिखता हूं 4000 का 20 प्रतिशत, 4000 का 20 प्रतिशत क्या होगा, आसानी से आप बता सकते हैं, का को गुणा के जैसे सॉल्व करते हैं और प्रतिशत का मतलब प्रति सैकड़ा, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 800 हो जाएगा। अगर मैं बोला 4000 का 20 प्रतिशत कितना होगा, तो आपने समझा है का को गुणा के जैसे सॉल्व करते हैं और प्रतिशत का मतलब होगा प्रति सैकड़ा, तो 4000 का 20 प्रतिशत 800 हो जाएगा। अगर मैं बोलता हूं 1000 का 10 प्रतिशत कितना होगा, तो आप बोलेंगे 1000 का को गुणा के जैसे सॉल्व करेंगे और प्रतिशत को हटाएंगे तो प्रति सैकड़ा लगेगा, कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो अभी तक आपने केवल दो ही बातें समझी हैं। पहली बात, जहां पे भी प्रतिशत होगा प्रतिशत को हटाएंगे और प्रति सैकड़ा लगाएंगे। दूसरी बात, का को गुणा के जैसे सॉल्व करते हैं, 4000 का 20 प्रतिशत, तो 4000 का को गुणा के जैसे 20 प्रतिशत मतलब 20 बटा 100, 800 आ गया। 1000 का 10 प्रतिशत, का को गुणा के जैसे और 10 प्रतिशत मतलब 10 बटा 100, कितना आ गया, 100 आ गया। अब इस चैप्टर का मेन कंसेप्ट आपके सामने आएगा, समझेंगे। मान लीजिए प्रारंभिक मान, इनिशियल वैल्यू x है, प्रारंभिक मान इनिशियल वैल्यू x है। आप इसमें क्या कर रहे हैं, 10 प्रतिशत की वृद्धि कर रहे हैं और आपको चाहिए नया मान क्या होगा। पूरे चैप्टर में चलेगा ये, समझना। इनिशियल वैल्यू x है, इसमें आप 10% का इंक्रीज कर रहे हैं और आपको चाहिए फाइनल वैल्यू क्या होगा। प्रारंभिक मान x है, इसमें आप 10 प्रतिशत की वृद्धि कर रहे हैं और आपको चाहिए नया मान क्या होगा। तो नया मान निकालने का दो तरीका होगा, समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। नया मान निकालने का दो तरीका, पहला तरीका यह है कि आप बता दो वृद्धि कितने का हो रहा है। पहला तरीका, आप बता दो वृद्धि कितने का हो रहा है, तो x में 10% का वृद्धि कर रहे हैं, मतलब वृद्धि कितने का हो रहा है, x का 10%। तो x का 10% मतलब कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 10x बटा 100 हो गया सर। इतना वृद्धि करना है तो वृद्धि कर दीजिए, मतलब नया मान बता दीजिए। तो नया मान क्या हो जाएगा, x में 10x बटा 100 को जोड़ दीजिए। 100 एक कम 100 और 10 कितना हो गया, 110x बटा 100। बहुत आसान है। अगर मैं बोला प्रारंभिक मान x है, उसमें 10% का वृद्धि करना है और आपको नया मान बताना है, तो कैसे बताएंगे नया मान। तो आप क्या बोलेंगे, वृद्धि कितना कर रहा हूं, x का 10%। वृद्धि कितना कर रहा हूं, x का 10%, मतलब 10x बटा 100। तो नया मान कैसे बताऊंगा, प्रारंभिक में 10x बटा 100 को जोड़ूंगा, कितना आ जाएगा, 110x बटा 100। एग्जाम्पल देखिए, समझेंगे, एग्जाम्पल समझिए। जैसे
120 रुपया मान लीजिए आपके पास है, आप इसमें क्या करते हैं 10% का वृद्धि करते हैं। तो 10% का वृद्धि करने के बाद नया मान कितना हो जाएगा ये आपको चाहिए। तो आप पहले क्या करेंगे, आप बताएंगे कि वृद्धि कितना कर रहा हूं, तो आप बोलेंगे 120 का 10%। 120 का 10% मतलब 12 रुपया का वृद्धि कर रहा हूं, तो नया मान कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे नया मान हो जाएगा सर 120 प्लस 12, तो नया मान कितना हो गया 132। एक्स में 10% का वृद्धि करके नया मान बताना है, तो आप बोलेंगे 10% का वृद्धि, तो वृद्धि कितना कर रहा हूं 10x बटा 100, तो नया मान कितना हो गया 110x बटा 100। एग्जाम्पल मैंने लिया 120 रुपया में अगर मैं 10% का वृद्धि करता हूं तो नया मान क्या होगा, तो वृद्धि कितना कर रहा हूं 120 का 10%, इतना वृद्धि कर रहा हूं, वृद्धि करने के बाद नया मान कितना हो गया 132। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका समझना, सीधे आप नया मान लिखोगे, सीधे सीधे नया मान कैसे लिखोगे, तो कोई भी डेटा अपने आप में 100% होता है, कोई भी डेटा अपने आप में 100% है, अगर मैं उसमें 10% का वृद्धि कर दिया तो ये कितना हो गया x का 110%। कोई भी डेटा अपने आप में 100% होता है, अगर आप उसमें 10% का वृद्धि किए तो ये हो गया x का 110%, x का 110%, ऐसे ही तो लिखोगे, ये कितना आ गया 110x बटा 100। सीधे आप बता सकते हो। अगर 20% का वृद्धि करता तो x का 120%, अगर 30% का वृद्धि करता तो x का 130%। जैसे ये एग्जाम्पल मैंने लिया था 120 रुपया में अगर मैं 10% का वृद्धि करता हूं और मेरे को चाहिए नया मान क्या होगा, तो आप नया मान सीधे लिख सकते हो 120 का 110%, ये देखो कितना आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई करने पे 132 आ जाएगा। तो नया मान निकालने का दो तरीका होता है, दो तरीका। पहला तरीका वृद्धि बताओ उसके बाद नया मान बता दो, दूसरा तरीका सीधे सीधे नया मान बता सकते हैं। तो एक बार वापस से समझा रहा हूं, किसी को भी डाउट होगा तो क्लियर कर लेंगे। प्रारंभिक मान x है, इसमें 10% का वृद्धि कर रहा हूं और मेरे को चाहिए नया मान क्या होगा। तो नया मान बताने का दो तरीका है। पहला तरीका वृद्धि कितना कर रहा हूं, तो x में 10% का मतलब x का 10% इतना वृद्धि कर रहा हूं, तो ये आ गया 10x बटा 100। अब नया मान कैसे बताएंगे, प्रारंभिक में वृद्धि कर रहा हूं तो x में 10x बटा 100 को जोड़ दीजिए, कितना आ गया 110x बटा 100। एग्जाम्पल मैंने लिया 120 रुपया में 10% का अगर वृद्धि करता हूं तो नया मान क्या होगा, तो आपने बोला वृद्धि कितना कर रहा हूं सर 120 का 10% मतलब 12 रुपया का, तो नया मान कितना हो गया 132। दूसरा तरीका क्या है, कोई भी डेटा अपने आप में 100% होता है, तो ये अपने आप में 100% है, इसमें अगर मैं 10% का वृद्धि करता हूं तो नया मान क्या आ जाएगा x का 110% आ जाएगा। ये अपने आप में क्या है 100%, इसमें 10% बढ़ा दिया तो x का कितना हो गया 110%, कितना आ गया 110x बटा 100। एग्जाम्पल मैंने लिया 120 रुपया में अगर मैं 10% का वृद्धि करता हूं तो नया मान क्या आ जाएगा 120 का 110%, मतलब प्रारंभिक मान अगर x है इसमें 20% का वृद्धि करूंगा तो प्रारंभिक मान का 120%, पुराने वाले का 110%, पुराने वाले का 120%, जितने परसेंट का वृद्धि होगा 100 में उसको जोड़ के बताएंगे। समझ आ रहा है, 100 में उसको जोड़ के बताएंगे आप। यहां तक सभी को समझ आया, एक बार कमेंट कर देंगे जल्दी से, जल्दी से एक बार कमेंट कर देंगे अगर क्लियर है यहां तक तो। इसी प्रकार कमी को देख सकते हैं, ये देखिए मान लीजिए प्रारंभिक मान x है, इसमें 10% का मैं कमी करता हूं, अब मेरे को चाहिए नया मान क्या होगा, तो नया मान निकालने का यहां पे भी दो तरीका होगा। पहला तरीका क्या है, कमी बता दो, कमी कितना कर रहा हूं, तो आप बोलेंगे x का 10%, ये कमी कर रहा हूं तो x का 10%,
ऐसे ही लिखेंगे तो ये हो गया 10x/100। चूंकि कमी कर रहा हूं तो नया मान क्या हो जाएगा, x में 10x/100 को घटा दीजिए तो ये आ जाएगा 90x/100। वहां वृद्धि कर रहा था तो जोड़ दिया, कमी कर रहा हूं तो घटा दिया। एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए आपके पास 120 रुपया है, इसमें आप 20% का कमी कर रहे हैं, आपको चाहिए नया मान क्या होगा, तो आप बोलेंगे मैं कमी कितना कर रहा हूं, तो 120 का 20% मतलब 24 रुपया का कमी कर रहा हूं, तो नया मान कितना हो जाएगा, 120 रुपया में 24 रुपया को घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, 96 रुपया। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है आप सीधे नया मान लिखेंगे। कैसे नया मान लिखेंगे सीधे, कोई भी डेटा अपने आप में 100% होता है, उसमें 10% का कमी कर दिए तो ये कितना हो गया, x का 90%। तो x का 90% कितना हो जाएगा, x गुणा 90/100, तो ये हो जाएगा 90x/100। 10% कमी किया ना तो x का 90%। एग्जाम्पल देखिए, 120 रुपया में अगर मैं 20% का कमी किया हूं तो नया मान कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर नया मान हो जाएगा 120 का 80%। 120 का 80% कितना हो गया, 96। बहुत बढ़िया, यही कंसेप्ट पूरे चैप्टर में चलेगा। अभी कराऊंगा क्वेश्चंस तो आपको समझ में आएगा, यही कंसेप्ट पूरे चैप्टर में चलेगा। पूरे चैप्टर में दोनों आपको बताने आना चाहिए, दोनों तरीका आपको पता होना चाहिए, क्योंकि दोनों तरीका आगे जाके यूज होगा, तो दोनों तरीका आपको पता होना चाहिए। पहला तरीका पहले कमी बताओ, उसके बाद नया मान। दूसरा तरीका सीधे सीधे आपको क्या बताना है, नया मान। ये दोनों तरीके आपको पता होने चाहिए, ठीक, नोट कर लो इसको। देखिएगा, यही कंसेप्ट पूरे लाभ हानि में, यही कंसेप्ट सीआई मतलब चक्रवृद्धि ब्याज में। नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है आज का। चलिए आगे बढ़ें फिर। अंशिका, 20% का कमी कर रहा हूं ना, अंशिका 20% कमी किया हूं, तो अगर x में 10% कमी किया तो नया मान क्या होगा, x का 90%। 20% कमी किया तो 80%। ये देखिए 120 का क्या हो जाएगा, 80%। जितना परसेंट बोलेगा वृद्धि का 100 में जोड़ के बताएंगे, कमी का बोलेगा तो 100 में घटा के बताएंगे। समझ आया अंशिका, 20% कमी बोला हूं ना, 20%। चलिए, पहला जो टाइप होगा प्रश्न का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको समझेंगे। मान लीजिए किसी गांव की वर्तमान जनसंख्या, किसी गांव की वर्तमान जनसंख्या 1000 है, किसी गांव की वर्तमान जनसंख्या 1000 है। समझना, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, यहां से प्रश्न लगभग हर साल पूछे जाते हैं। किसी गांव की वर्तमान जनसंख्या 1000 है, इसमें 10% वार्षिक दर से वृद्धि होती है, इसमें 10% वार्षिक दर से वृद्धि होती है। मतलब गांव की जनसंख्या हर साल 10% बढ़ जाती है। हर साल जो गांव की जनसंख्या है वो 10% बढ़ती जाती है। वर्तमान में जनसंख्या कितनी है, 1000, ये हर साल 10% बढ़ती है। तो इसमें दो प्रकार के प्रश्न बनेंगे। पहला प्रश्न मैं पूछ रहा हूं आपसे, 3 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या क्या होगी, 3 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या क्या होगी, यह पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, 3 वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले गांव की जनसंख्या क्या थी, 3 वर्ष पहले गांव की जनसंख्या क्या थी। ये दो प्रकार के प्रश्न यहां पे बनेंगे, ठीक, दो प्रकार के प्रश्न यहां पे बनेंगे। 1300 आएगा, शिवम शर्मा, समझो।
1300 नहीं आएगा। पहली गलती जो आप कर रहे हैं उस बात को समझो। आपने क्या किया कि सर 10% वार्षिक दर से बढ़ रही है। समझना कहां पे गलती कर रहे हो। आपने बोला 10% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही है, तो 3 साल में कितना परसेंट बढ़ गया? 30%। आपने ऐसा बोला कि 3 साल में कितना बढ़ गया? 30%। तो 1000 में 30% का वृद्धि करूंगा तो 1000 का 130% और 1000 का 130% कितना हो गया? 1300। तो ये ऐसा नहीं होगा। समझेंगे अभी ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। अभी आपको इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो समझाऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। 1331 वाले का ठीक है। चलो समझो। अच्छी बात है जिनका 1331 आ रहा है, मैं कमेंट देख पा रहा हूं, उनका आंसर सही है। 1300 नहीं होगा, इसका कारण आपको समझ में आ जाएगा। तो 1000 का 130%, आपने जनरली ऐसा किया है कि 1000 है वर्तमान जनसंख्या, 10% प्रति वर्ष बढ़ रही है, तो 3 साल में 30% बढ़ेगी, तो 1000 का 130% 1300। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। समझना ऐसा क्यों नहीं होगा। 3 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या पूछा है, तो वर्तमान में जनसंख्या कितनी है? 1000। वर्तमान में जनसंख्या है 1000। अब वर्तमान में जनसंख्या 1000 है, इसका फॉर्मूला बनता है, फॉर्मूले से कोई नहीं बनाएगा। जो कंसेप्ट सिखा रहा हूं उसको सीखेंगे, बहुत आसान है, फॉर्मूला छोड़ो अभी। वर्तमान जनसंख्या कितनी है? 1000। ये देखो वर्तमान जनसंख्या 1000, हर साल 10% की वृद्धि होती है, मतलब पहले साल इसमें 10% का वृद्धि हुआ। समझना डिटेल में पहले। आज जनसंख्या 1000 है, समझो आज जनसंख्या 1000 है, इस जनसंख्या में एक साल में क्या हुआ? 10% का वृद्धि हुआ, तो यहां पे जनसंख्या कितना हो जाएगा? तो आप बोलेंगे सर 1000 में 10% का वृद्धि, तो सीधे क्या लिखेंगे? 1000 का 110%, जनसंख्या कितना हो गया? 1100। समझ आ रहा है। 1000 जनसंख्या है, 1000 में 10% का वृद्धि हुआ, तो एक साल बाद जनसंख्या कितना हो गया? 1100 हो गया। अब दूसरे साल वापस से कितना वृद्धि होगा? 10% का वृद्धि, तो 1100 में 10% का वृद्धि, तो 1100 का 110%, ये कितना हो गया? 1210। 1000 से 1100 हुआ, अब इस 1100 में 10% का वृद्धि, तो कितना हो गया? 1210 हो गया। अब इस 1210 में तीसरे साल वापस से 10% का वृद्धि, तो 1210 का 110% और 1210 का 110% कितना हो जाएगा? 1331। क्या डिफरेंस आ रहा है दोनों में? तो यहां पे आपने 30% पूरा पूरा किस पे लगा दिया? 1000 पे। लेकिन ऐसा होगा नहीं। पहले साल वृद्धि का परसेंट 1000 पे लगेगा, दूसरे साल वृद्धि का परसेंट 1100 पे लगेगा। देख पा रहे हैं, पहले साल जो वृद्धि का परसेंट है ये लगेगा 1000 पे, दूसरे साल जो वृद्धि का परसेंट है ये लगेगा 1100 पे, और तीसरे साल जो वृद्धि का परसेंट है ये लगेगा 1210 पे। जबकि यहां पे आपने क्या किया? 1000 पे ही आपने वृद्धि का परसेंट लगा दिया है, इसीलिए आपका आंसर गलत हो रहा है। प्रश्न बोला है हर साल 10% वृद्धि हो रहा है, मतलब 1000 था, 1000 से पहुंच गए 1100, अब 1100 से पहुंचे 1210 और 1210 से पहुंचे 1331। समझ आ रही है बात? अभी सेकंड वाले में मत जाओ, सेकंड वाले का 729 नहीं आएगा। जितना समझा रहा हूं उस पर कॉन्सेंट्रेट करो भाई। सेकंड वाले का 729 नहीं आएगा, समझाऊंगा क्यों नहीं आएगा, इसको समझो। अभी बहुत सारा वेरिएशन देखने को मिलेगा आपको। तो आपने समझा 1300 क्यों नहीं होगा? क्योंकि पहला परसेंट 1000 पे, दूसरा परसेंट वृद्धि का 1100 पे लगा, और तीसरा परसेंट 1210 पे लगा है। तो 1000 से पॉपुलेशन कहां पहुंच गए आप? 1100 पे। 1100 से कहां पहुंचे? 1210। 1210 से कहां पहुंचे? 1331। वर्तमान में 1000, 1000 में 10% का वृद्धि हुआ 1100, 1100 में 10% का वृद्धि हुआ 1210, 1210 में 10% का वृद्धि हुआ 1331। ये एकदम क्लियर होना चाहिए। ठीक, यहां तक एकदम क्लियर आपको होना चाहिए। अब समझो,
अब आप बोलेंगे सर इतना डिटेल में क्यों कर रहे हो, आप बार बार कैलकुलेशन क्यों कर रहे हो? इसका शॉर्टकट देखो। आप बोलेंगे सर 1000 था वर्तमान जनसंख्या, एक साल बाद कितना हो गया? 1000 का 110%। इसको सॉल्व करता तो 1100 आता, लेकिन सॉल्व करूंगा ही नहीं मैं। 1000 वर्तमान जनसंख्या, एक साल बाद 1000 का 110%। इसको सॉल्व करूंगा तो 1100 आएगा, मैं सॉल्व ही नहीं करूंगा इसको। इसी पे 10% का वृद्धि, ये देखो, इसी पे 10% का वृद्धि, ये हो गया 2 साल के बाद जनसंख्या। कितना आसान है। 1000 में 10% का वृद्धि, 1000 का 110%, इसी में 10% का वृद्धि करो तो इसका 110%, 2 साल के बाद जनसंख्या। अब इसी में 10% का वृद्धि करो तो इसका 110%, ये हो जाएगा 3 साल के बाद जनसंख्या। इसको सिंप्लीफाई करोगे, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, 11 इंटू 11 इंटू 11 कितना आ गया? 1331। एग्जाम में केवल इतना करना है आपको, समझ आ रहा है? एग्जाम में केवल इतना करना है आपको। समझ आया दोनों बातें? बताओ भाई। चलो बहुत बढ़िया। तो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन आवश्यकता नहीं है, सीधे ऐसा करेंगे आप। ध्यान रखना, 1000, इसमें 10% का वृद्धि तो 1000 का 110%, इसमें 10% का वृद्धि तो इसका 110%, इसमें 10% का वृद्धि, इसका 110%। ठीक, फॉर्मूला यहीं से बनेगा, फॉर्मूला की आवश्यकता ही नहीं है पूरे चैप्टर में। अभी सिखाऊंगा आपको, फॉर्मूला की कोई आवश्यकता नहीं है। फॉर्मूला याद करोगे, कभी कोई सा डेटा देगा, कभी कोई सा देगा, कंफ्यूज होगे। अगर मैं बोल दिया पुरुष महिला अलग अलग, पुरुष में इतना वृद्धि, महिला में इतना वृद्धि, वहां पे फॉर्मूला काम ही नहीं आएगा। समझ आ रहा है? फॉर्मूला फालतू है, फॉर्मूला पढ़ना ही नहीं है आपको। ऐसा फॉर्मूला बनता है, ये देखो, ये सब फॉर्मूले बनते हैं, इस प्रकार के फॉर्मूले बनेंगे 4 अलग अलग, बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है आपको। अब देखो, 3 वर्ष पहले गांव की जनसंख्या क्या थी? तो आप लोगों ने क्या किया? सर 1000 वर्तमान में है, 10% का वृद्धि हो रहा है, तो पीछे जाना है तो 10% का कमी कर दो। पीछे जाना है तो 10% का कमी कर दिए, ये देखो, तो आपको लगेगा आंसर आएगा 729, जो कि बिल्कुल गलत है। तो क्या गलती हो सकती है वो भी समझा रहा हूं आपको। अगर आपको बोला है 10% वृद्धि, मतलब 110/100 का ही उपयोग होगा। अगर आपको बोला है 10% की वृद्धि, मतलब 110/100 का ही उपयोग होगा, 90/100 का तो करना ही नहीं है आपको। अगर 10% का वृद्धि बोला है, मतलब 110/100 का ही उपयोग होगा। प्रतिशत में कभी भी उल्टा सीधा एक समान नहीं होता है, उल्टा सीधा, ऊपर नीचे, ये आप बैलेंस नहीं कर सकते हैं। इसको ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो ऐसा नहीं कि नीचे से ऊपर चल जाएंगे आप, वही काम करते हुए ऐसा नहीं कर सकते। जैसे एग्जांपल के लिए 100 में अगर मैं 10% का कमी कर रहा हूं, देखिए 100 में 10% का कमी कर रहा हूं, तो आप क्या लिखेंगे? 100 का 90%, कितना आ गया? 90। 100 रुपया है, 100 रुपया में 10% का कमी किया तो 100 का 90%, 90 रुपया हो गया। इसका यह मतलब कतई नहीं होगा कि 90 में 10% का वृद्धि करने पे 100 आएगा। करके देख लो, 90 में 10% का वृद्धि करूंगा तो 90 का 110% आएगा, 90 का 110% क्या होगा? 99 होगा। तो इसका यह मतलब कतई नहीं होगा कि 100 में 10% का कमी किए तो 90 आया, अब 90 में 10% का वृद्धि करूंगा तो 100 आ जाएगा, नहीं आएगा। आप देख सकते हैं, 100 में 10% का कमी किया तो 90 आया है, जबकि 90 में 10% का वृद्धि किया तो 99 आया है। क्यों? क्योंकि 100 का 10% 10 होता है। ये देखिए, 100 का 10% क्या होता है? 10 होता है, जबकि 90 का 10% क्या होता है? 9 होता है। इसीलिए 100 में 10 का कमी किए तो 90 आया, और 90 में 10 का वृद्धि किए तो 99 आ रहा है। तो प्रतिशत में कभी भी उल्टा सीधा एक समान नहीं होता है, कभी भी उल्टा सीधा एक समान नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बोला 100 में 10% का कमी किया,
तो ये कितना हो जाएगा, 100 का 90% मतलब 90 रुपया। 90 में वापस से मैं मान लीजिए 20% का कमी किया तो कितना हो जाएगा, 90 का 80% कितना हो गया, 72 रुपया। समझ आ रहा है क्या बोला, एग्जाम्पल ले रहा हूं। 100 में 10% का कमी किया तो 90 रुपया हुआ, 90 में 20% का कमी किया तो 72 रुपया हुआ। इसका यह मतलब कतई नहीं होगा कि 72 में 20% का वृद्धि कर दो, जो आएगा उसमें 10% का वृद्धि कर दो तो 100 आ जाएगा, नहीं होने वाला। इसका यह मतलब कतई नहीं होगा कि आप यहां से यहां वापस से जाने के लिए 72 में 20% का वृद्धि करेंगे, जो आएगा उसमें 10% का वृद्धि करेंगे, ऐसा नहीं हो पाएगा। तो प्रतिशत में उल्टा सीधा ऊपर नीचे बैलेंस नहीं कर सकते आप, ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते कि 72 में, ये देखो करके देखो, 72 में 20% का वृद्धि करने पे 90 आएगा क्या, नहीं आएगा, आएगा ही नहीं 90। आप 72 में 20% का वृद्धि करके देखो, 90 नहीं आने वाला। तो ध्यान रखेंगे प्रतिशत में उल्टा सीधा समान नहीं होगा। 100 में 10% का कमी करने पे 90 आ रहा है, 90 में 10% का वृद्धि करने पे 99 ही आ रहा है। यहां पे देख सकते हैं 100 में 10% का कमी किया 90, 90 में 20% का कमी किया 72। इसका मतलब ये कतई नहीं होगा कि 72 में 20% का वृद्धि कर दो और उसमें जो आएगा 10% का वृद्धि कर दो तो 100 आ जाएगा, ऐसा कभी नहीं होने वाला। तो ध्यान रखेंगे प्रतिशत में उल्टा सीधा ऊपर नीचे बैलेंस नहीं होता है। तो यहां पे प्रश्न क्या पूछा है, 3 वर्ष पहले गांव की जनसंख्या क्या थी। 3 वर्ष पहले गांव की जनसंख्या क्या थी, हर साल जनसंख्या कितनी बढ़ रही है, 10%। अब एक बात ध्यान रखना, जब भी पहले का पॉपुलेशन पूछेगा, पहले की जनसंख्या या पहले की वैल्यू पूछेगा, प्रश्न में जब कभी भी पहले की जनसंख्या या पहले की वैल्यू पूछेगा तो आप उसको हमेशा क्या करेंगे, एक्स मानेंगे। एक्स तभी मानना है जब पहले का, भूतकाल का, पास्ट का पूछेगा आपसे। तो पहले की जनसंख्या, पहले की वैल्यू पूछेगा तो आप क्या करेंगे, एक्स मानेंगे। तो मान लिए 3 साल पहले गांव की जनसंख्या एक्स थी, मान लिए 3 साल पहले जो गांव की जनसंख्या है, ये जनसंख्या कितनी थी, एक्स थी, ऐसा मैं मान लिया। अब एक बात समझो, 3 साल पहले जनसंख्या कितनी है, एक्स है, ये एक्स जनसंख्या है। इसमें क्या हुआ, 10% का वृद्धि, कहां पहुंचे, 2 साल पहले। इसमें क्या हुआ, 10% का वृद्धि, कहां पहुंचे, 1 साल पहले। इसमें क्या हुआ, 10% का वृद्धि, कहां पहुंच गए, वर्तमान में। समझ आ रहा है, 3 साल पहले एक्स था, इसमें क्या हुआ, 10% का वृद्धि, कहां पहुंचे, 2 साल पहले। इसमें क्या हुआ, 10% का वृद्धि, कहां पहुंचे, 1 साल पहले। इसमें क्या हुआ, 10% का वृद्धि, कहां पहुंचे, वर्तमान में। और वर्तमान में पॉपुलेशन कितना है, 1000। तो जब कभी भी 3 साल पहले, 2 साल पहले का जनसंख्या वैल्यू पूछेगा तो हमेशा एक्स मानेंगे आप। तो एक्स कब मानना है, पहले का जनसंख्या, पहले का पॉपुलेशन अगर पूछेगा तो ही एक्स मानना है, अदरवाइज एक्स मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। एकदम आसान है। एक्स क्या है, 3 साल पहले का, 10% का वृद्धि हुआ 2 साल पहले, 10% का वृद्धि हुआ 1 साल पहले, 10% का वृद्धि हुआ वर्तमान। रीड करना आना चाहिए। रीड कैसे करते हैं, ये एक्स क्या है, 3 साल पहले का जनसंख्या, इतना अगर मैं बोलूंगा तो ये क्या है, 2 साल पहले का जनसंख्या। इतना अगर मैं बोलूंगा तो ये क्या है, 1 साल पहले का जनसंख्या। इतना अगर मैं बोलूंगा तो ये क्या है, वर्तमान का जनसंख्या। और वर्तमान में कितना है, 1000। एक एक डेटा को रीड करना सीख गए तो बहुत आसान हो जाएगा प्रतिशत और लाभ हानि। एक्स जो है ये 3 साल पहले का है, ये 2 साल पहले का पॉपुलेशन है, ये 1 साल पहले का पॉपुलेशन है, और ये वर्तमान का पॉपुलेशन है जो कि 1000 आपको दिया हुआ है। यहां पे देखो रीड करना आना चाहिए। अगर मैं बात करूंगा 1000 की तो ये वर्तमान का पॉपुलेशन, ये 1 साल के बाद का, ये 2 साल के बाद का, और ये 3 साल के बाद का। तो आपको रीड करना आना चाहिए। तो एक्स तभी मानना है जब पहले का पॉपुलेशन आपसे पूछेगा, पहले का पूछेगा तो ही एक्स मानना है, अदरवाइज एक्स मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहां पे एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो पॉइंट में आएगा
ठीक, x का वैल्यू अगर निकालेंगे तो पॉइंट में आएगा, क्योंकि डेटा मैंने अपने मन से लिया है। तो यहां पे x का वैल्यू छोड़ दो, कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है। निकालना कैसे उस बात को समझो। तो एकदम दिमाग में बैठा लो, जब पास्ट मतलब भूतकाल, भूतकाल का जनसंख्या पूछेगा, पहले का पॉपुलेशन या पहले का वैल्यू पूछेगा, तो ही x मानना है, अदरवाइज x मानना ही मत। तो ही x मानना है, अदरवाइज x मत मानना। ठीक, बन जाएगा यहां तक? जल्दी से बताओ, समझ आ रहा है ना कंसेप्ट? प्रतिशत समझ गए तो ये भी आसान है। जैसे औसत अगर आपने समझा है तो बहुत आसान था, उसी प्रकार प्रतिशत भी अगर आप समझ गए हैं तो बहुत आसान है। ठीक है कमल जी, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक और प्रश्न मैं पूछता हूं। मान लीजिए 3 वर्ष पहले, मान लीजिए 3 वर्ष पहले गांव की जनसंख्या में दे दिया, रटना बिल्कुल नहीं है भाई, समझो। 3 वर्ष पहले गांव की जनसंख्या में दे दिया कितना? 1000। अब मैं क्या बोल रहा हूं, 10% वार्षिक दर से क्या हो रही है? वृद्धि। 3 साल पहले गांव की जनसंख्या में दे दिया 1000, इसमें 10% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही है, तो वर्तमान में जनसंख्या क्या होगी बता सकते हैं? वर्तमान में गांव की जनसंख्या क्या होगी बता सकते हैं? 3 वर्ष पहले 1000 है, उसमें 10% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही है, तो वर्तमान में जनसंख्या क्या होगी? 1331। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, देख पा रहा हूं कमेंट में। सिंपल है, यहां पे x नहीं मानना है। x कब मानेंगे? जब पहले का पूछेगा। लेकिन यहां पे 3 साल पहले का कितना दे दिया? 1000। 3 साल पहले 1000, इसमें 10 का वृद्धि हुआ 2 साल पहले, इसमें 10 का वृद्धि हुआ 1 साल पहले, इसमें 10 का वृद्धि हुआ, कहां पहुंच गए? वर्तमान में। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा? 1331 आएगा। 1331 आसान है। तो x कब मानना है कब नहीं मानना है, ये एकदम दिमाग में आपके बैठा होना चाहिए कि x कब मानना है कब नहीं मानना है। तो जब भी आपको पहले का पॉपुलेशन पूछेगा, भूतकाल का, पास्ट का पॉपुलेशन पूछेगा, कितना है कितना था, भूतकाल का पॉपुलेशन कितना था, तो ही आप x मानेंगे। यहां पे 3 साल पहले का दे दिया है, एकदम आसान है। देखो ऐसा सोचो, 3 साल पहले 1000, इसमें 10 का वृद्धि हुआ 2 साल पहले, इसमें 10 का वृद्धि हुआ 1 साल पहले, इसमें 10 का वृद्धि हुआ वर्तमान। देखो 3 साल पहले गांव का जनसंख्या दिया है 1000, ऐसा सोचो 3 साल पहले 1000, ये वर्तमान है, ये 3 साल पहले है, ये वर्तमान है। 3 साल पहले को वर्तमान में लाना है आपको। 3 साल पहले कितना है? 1000। हर साल 10% बढ़ रहा है, तो 1000 में 10% बढ़ा 2 साल पहले, इसमें 10% बढ़ा 1 साल पहले, इसमें 10% बढ़ा वर्तमान में। ये देखिए, तो 1000 3 साल पहले का 10% बढ़ा 2 साल पहले, इसमें 10% बढ़ा 1 साल पहले, इसमें 10% बढ़ा वर्तमान में, और वर्तमान में कितना है? 1331। कमी बोलेगा तो 90/100 हो जाएगा। अगर कमी बोलता तो क्या हो जाता? 90/100 हो जाता, अगर कमी बोलेगा तो। चलो क्वेश्चन लिखो, जो डाउट्स हैं क्वेश्चंस करेंगे तो और भी क्लियर हो जाएगा। चलो पहला प्रश्न लिखेंगे आप लोग जल्दी से, आज क्वेश्चन थोड़ा लिखना पड़ेगा आप लोग को, लिख लीजिए। 2 वर्ष पहले किसी गांव की जनसंख्या, 2 वर्ष पहले किसी गांव की जनसंख्या, प्रश्नों को करिए, आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। 2 वर्ष पहले किसी गांव की जनसंख्या 62,500 थी। 2 वर्ष पहले किसी गांव की जनसंख्या 62,500 थी। इसमें 4% वार्षिक दर से कमी आती है।
इसमें 4% वार्षिक दर से कमी आती है क्योंकि बहुत सारे लोग गांव को छोड़कर बड़े शहरों की ओर आ जाते हैं। कारण बता दिया है आपको, क्योंकि बहुत सारे लोग गांव को छोड़कर बड़े शहरों की ओर आ जाते हैं। 2 वर्ष पहले किसी गांव की जनसंख्या 62,500 थी, इसमें 4% वार्षिक दर से कमी होती है क्योंकि बहुत सारे लोग गांव को छोड़कर बड़े शहरों की ओर आ जाते हैं। तो गांव की वर्तमान जनसंख्या कितनी है? तो गांव की वर्तमान जनसंख्या कितनी है? जल्दी से आंसर बता दीजिए। कोई फॉर्मूला यूज नहीं करना है, बहुत आसान है, तुरंत आंसर आएगा। 4% का कमी हो रहा है, ध्यान रखिएगा। 4% का कमी हो रहा है भाई, बनाइए जल्दी से, सॉल्व करिए, कट पिट करिए भाई, आएगा आंसर। बताओ भाई। 57,600। चंचल बहुत बढ़िया, राहुल तिवारी बहुत बढ़िया, बाकी लोग बताओ यार, इतना देर से कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हो। टिकेश बहुत बढ़िया, जयललिता, सुमन, दुष्यंत अभी आया है, विजय, किशोर, तेजराम, केतन, गोपाल, राकेश बहुत बढ़िया, अभी आ गया आंसर 57,600। आसान है ना? 2 साल पहले इमेजिन करो, 2 साल पहले गांव की जनसंख्या 62,500 थी। आना कहां पे है वर्तमान में? 2 साल पहले गांव की जनसंख्या 62,500 थी, इसमें कमी हुआ 4% का। 1 साल पहले इसमें वापस से कमी हुआ 4% का, वर्तमान में आ गए। विजय क्या डाउट है आपका? क्या लिखे हैं देखिए आप। ये देखो 2 साल पहले, यहां पे समझना, ये 2 वर्ष पहले की बात है, समझ लो, बहुत आसान है, एकदम बच्चों जैसे पढ़ा रहा हूं। 2 वर्ष पहले गांव की जनसंख्या 62,500 है, ठीक। वर्तमान में गांव की जनसंख्या क्या होगी ये पूछा है। वर्तमान में गांव की जनसंख्या क्या होगी पूछा है। 2 साल पहले गांव की जनसंख्या 62,500 थी, इसमें क्या हुआ? 4% कमी आया, तो जनसंख्या कितनी हो गई? 62,500 का 96%। सिंपल सी बात है ना, 62,500 में 4% का कमी आया तो जनसंख्या कितनी हो गई? 62,500 का 96%। समझाया था ना, 4% का कमी आने का मतलब एक्स में 4% का कमी, तो एक्स का 96% लिखेंगे। तो 62,500 में 4% का क्या हो गया? कमी। 2 साल पहले 62,500 थी, 1 साल में 4% का कमी आया तो जनसंख्या हो गई 62,500 का 96%। ये कब की बात है? 1 वर्ष पहले की बात है। ये जनसंख्या कब की है? 1 वर्ष पहले की। 2 साल पहले 62,500 थी, इसमें 4% का कमी आया तो 1 साल पहले गांव की जनसंख्या कितनी हो गई? 62,500 का 96%। अब दूसरे साल वापस से क्या आ गया? इसमें 4% कमी, तो इसका कितना हो गया? 96%। ये जनसंख्या कब की है? वर्तमान की है। कितना आसान है यार, इसमें कुछ भी नहीं है। 2 साल पहले 62,500 थी, इसमें 4% का कमी आया तो 62,500 का 96%, इसमें 4% का कमी आया तो इसका 96%। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? 2 जीरो से 2 जीरो, 625 दिखा तो आपको 25 याद आना चाहिए। 625 दिखा तो 25 पचीसम क्या होगा? 625, और 25 चौको क्या होगा? 100। 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 चौको 16, तो ये हो गया 25 इंटू 24 इंटू 96। सिंप्लीफाई करो, 25 चौको 100, 25 दूनी 50 और 10 60, 6 छंग 36, 6 नवा 54 और 3 57, 57,600। कितना आसान है कैलकुलेशन। दिखना चाहिए आपको कि सर 2 साल पहले गांव की जनसंख्या 62,500 थी, जो कि कम होकर वर्तमान में 57,600 हो गई है। आसान है यार बहुत। चलो अगला प्रश्न लिखे, अगला प्रश्न लिखेंगे, अच्छा प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है, लिखेंगे अगला प्रश्न। एक मशीन के मूल्य में
बहुत बार पूछा गया है। एक मशीन के मूल्य में 10% वार्षिक दर से कमी आती है। एक मशीन के मूल्य में 10% वार्षिक दर से कमी आती है, मतलब हर साल मशीन का मूल्य 10% कम हो जाता है। तो एक मशीन के मूल्य में 10% वार्षिक दर से कमी आती है। इसे 3 वर्ष पहले खरीदा गया था। इसे 3 वर्ष पहले खरीदा गया था। इसे 3 वर्ष पहले खरीदा गया था। वर्तमान में इस मशीन का मूल्य, वर्तमान में इस मशीन का मूल्य, वर्तमान में इस मशीन का मूल्य 7,561 रुपए है। वर्तमान में इस मशीन का मूल्य, ये शायद याद नहीं आ रहा डेटा मेरे को, 1 मिनट मैं डेटा चेक कर लेता हूं। थोड़ा सा मैंने गलत डेटा लिखा है। वर्तमान में इस मशीन का मूल्य, 1 मिनट वेट करेंगे बस। वर्तमान में इस मशीन का मूल्य 8,748, 8,748 रुपए है। वर्तमान में इस मशीन का मूल्य 8,748 रुपए है। तो इसे कितने रुपए में खरीदा गया था? इसे कितने रुपए में खरीदा गया था? अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा है, दिमाग लगाइए। तो इसे कितने रुपए में खरीदा गया था? वर्तमान में मशीन का मूल्य 8,748 रुपए है। तो मशीन को कितने रुपए में खरीदा गया था? कब खरीदे हैं? 3 साल पहले, मतलब 3 साल पहले का प्राइस पूछ रहा है, वर्तमान का दिया है। बनाइए भाई, अच्छा प्रश्न है। 3 साल पहले का पूछ रहा है, वर्तमान का दिया हुआ है। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत कुछ क्लियर होगा। बनाइए सभी लोग। 12,000 अमन, बहुत बढ़िया। मंजू बहुत बढ़िया। राकेश कुमार एक्स मानना पड़ेगा, बिल्कुल। यज्ञेश्वर ठीक। चंचल, दुष्यंत, राहुल, सुमन बहुत बढ़िया। निधि, तेजराम, सभी का गया है 12,000, बहुत बढ़िया। तो प्रश्न को पढ़ के आपको समझ में आना चाहिए। एक मशीन के मूल्य में 10% वार्षिक दर से कमी आती है। 3 वर्ष पहले इसे खरीदा गया था। वर्तमान में इसका मूल्य 8,748 है। 3 वर्ष पहले इसे खरीदा गया था, मतलब 3 वर्ष पहले का प्राइस पूछ रहा है। तो 3 वर्ष पहले का मूल्य, 3 वर्ष पहले का मूल्य मान लीजिए कितना, x रुपया, मतलब x रुपया में आप मशीन को खरीद के लाए थे। 3 साल पहले का प्राइस है x रुपया, मतलब x रुपया में आप मशीन को खरीद के लाए थे। अब देखो, x रुपया में खरीद के लाए, पहले साल इसमें 10% का कमी आया तो इसका 90%। ये 2 साल पहले का प्राइस है। एक एक डेटा को रीड करना आना चाहिए। ये 3 साल पहले का प्राइस है, ये होगा 2 साल पहले का प्राइस। इसमें वापस से 10% का कमी, तो ये होगा 1 साल पहले का प्राइस। इसमें वापस से 10% का कमी, तो ये हो जाएगा वर्तमान का प्राइस, जो कि 8,748 रुपया है। 3 साल पहले x था, इसमें 10 का कमी आया, x का 90%, इसमें 10 का कमी आया, इसका 90%, इसमें 10 का कमी आया, इसका 90%। सिंप्लीफाई करेंगे, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, तो x का वैल्यू 8,748 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10 बटा 9 गुणा 9 गुणा 9। 9 से काटो इसको, ये देखो 9 9 81, 9 सत्ते 63, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 9 अट्ठे 72, 9 से काटो कितना आएगा 12, 12 इंटू 1,000 कितना आ जाएगा 12,000। ध्यान रखेंगे 9 से काटेंगे तो 18 नहीं आएगा भाई। 9 से अगर 972 को भाग देंगे, 9 एकम 9, ये देखिए 9 जीरम 0, 9 अट्ठे 72, 108 आएगा। 108 को 9 से भाग दूंगा 12, तो आंसर कितना 12। तो 12,000 रुपया में खरीद के लाए थे, वर्तमान में इसका प्राइस कितना है 8,748। तो फॉर्मूला की आवश्यकता क्या है यार, आप देख पा रहे हैं।
कहीं पे भी आपको अगर ऐसा लगे कि सर समझ में नहीं आ रहा है, फॉर्मूला चाहिए, तो बताएंगे आप लोग। कहीं पे भी आपको लगेगा कि सर फॉर्मूला ही चाहिए, फॉर्मूला क्या मतलब ऐसे प्रश्नों के लिए? कितनी आसानी से प्रश्न आप सॉल्व कर पा रहे हैं, कितनी आसानी से बन रहा है। आपने फूड इंस्पेक्टर दिया होगा, सम परीक्षक दिया होगा, तो ऐसे प्रश्न आपको हर एग्जाम में देखने को मिले होंगे, हर एग्जाम में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चलिए, एक प्रश्न सीजीपीएससी मेंस में पूछा गया था 4 नंबर का लास्ट ईयर, सीजीपीएससी मेंस में, मुख्य परीक्षा में 4 नंबर का। लिखेंगे जनवरी 2019 में खरीदे गए, जनवरी 2019 में खरीदे गए एक टीवी का मूल्य, एक टीवी का मूल्य प्रति वर्ष 12% की दर से घटता है, प्रति वर्ष 12% की दर से घटता है, प्रति वर्ष 12% की दर से घटता है। कब खरीद के लाए थे? जनवरी 2019 में, ध्यान रखिएगा। यदि जनवरी 2021 में, यदि जनवरी 2021 में, जनवरी 2021 में इस टीवी का मूल्य, यदि जनवरी 2021 में इस टीवी का मूल्य 4,840 रुपए है, 4,840 रुपए है, तो इसका खरीदी मूल्य क्या था? तो इसका खरीदी मूल्य क्या था? तो इसका खरीदी मूल्य क्या था? बनाइए। जनवरी 2019 में खरीद के लाए थे, जनवरी 2021 में इसका प्राइस हो गया है 4,840। हर साल 12% की दर से इसका प्राइस कम होता है। सॉल्व करिए। वेरी गुड अमन, बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। 6,250, बहुत बढ़िया। दुष्यंत, बहुत बढ़िया। हेमंत, निधि, राहुल, ठीक। प्रियंका, विजय, वेरी गुड। सौरभ, ठीक। तिवारी जी, ठीक है। 6,250, ठीक। केतन, गायत्री, वेरी गुड। जनवरी 2019 में आप इसको खरीद के लाए हैं, तो जनवरी 2019 में मान लीजिए इसका प्राइस क्या था? एक्स। पहले का प्राइस पूछा है तो एक्स मानेंगे आप। जनवरी 2019 में मान लीजिए इसका प्राइस कितना है? एक्स है। आपने मान लिया है जनवरी 2019 में इसका प्राइस क्या है? एक्स है। तो जनवरी 2019 में एक्स रुपए में आप इसको खरीद के लाए हैं। अब देखो, एक्स रुपए में जनवरी 2019 में खरीद के लाया, इसमें 12% का कमी हुआ तो एक्स का 88%। ये कब का प्राइस है? तो ये हो जाएगा जनवरी 2020 का। एक एक डेटा को समझना। जनवरी 2019 में एक्स रुपया है, एक साल बाद मतलब जनवरी 2020 में एक्स का 88%, इसमें वापस से 12% का कमी, तो ये कब का है? जनवरी 2021 का है। तो यहां पे आपको समझना है, ये जनवरी 2019 का प्राइस है, ये जनवरी 2020 का प्राइस है, और ये जनवरी 2021 का प्राइस है, जो कि प्रश्न में आपको दिया है 4,840। 2 ही बार मल्टीप्लाई होगा। रीड करना आना चाहिए। ये जनवरी 2019 में एक्स रुपए में खरीदे थे आप, 12% का कमी आया एक साल में, तो ये जनवरी 2020 का, वापस से 12% का कमी जनवरी 2021 का। तो एक्स का मान निकालेंगे 4,840 गुड़ा 100 गुड़ा 100 बटा 88 गुड़ा 88। सिंप्लीफाई कर लेना, 6,250 आएगा। ये कट पिट कर सकते हैं आप, आपका काम है, कट पिट करेंगे, आपको आंसर मिलेगा 6,250। ठीक, बन जाएगा यहां तक। चलिए एक लास्ट प्रश्न और लिखिए, कल थोड़े से टफ प्रश्न कराऊंगा, इसमें थोड़े से टफ होंगे वो। एक लिख लीजिए, किसी गांव की वर्तमान जनसंख्या 2000 है, किसी गांव की वर्तमान जनसंख्या 2000 है,
किसी गांव की वर्तमान जनसंख्या 2000 है। इसमें पहले वर्ष 10% की दर से वृद्धि होती है। इसमें पहले वर्ष 10% की दर से वृद्धि होती है। दूसरे वर्ष 20% की दर से वृद्धि होती है और तीसरे वर्ष 30% की दर से वृद्धि होती है। इसमें पहले वर्ष 10% की दर से वृद्धि होती है, दूसरे वर्ष 20% की दर से वृद्धि होती है और तीसरे वर्ष 30% की दर से वृद्धि होती है। तो 3 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या क्या होगी? 3 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या क्या होगी? बताइए, 3 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या क्या होगी? सिंपल सा है, बहुत बहुत आसान है। जल्दी से बताएंगे क्या आएगा? जल्दी बताइए भाई, सिंपल सा प्रश्न है। 3432। अमन वेरी गुड। प्रियंका देखिए कहां पे मिस्टेक हो रहा है। दुष्यंत बहुत बढ़िया, 3432 आएगा। चलिए बहुत बढ़िया, सभी का आ रहा है 3432। सिंपल सा है ये तो। वर्तमान जनसंख्या 2000 है, पहले साल 10% का वृद्धि, तो एक साल के बाद हो गया इतना। अब इसमें 20% का वृद्धि 2 साल के बाद हो गया इतना, और इसमें 30% का वृद्धि तो 3 साल के बाद हो गया इतना। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो ये आ गया 2 गुड़ा 11 गुड़ा 12 गुड़ा 13, तो 3432 आएगा मल्टीप्लाई करने पे, 3432। ठीक, तो यहीं तक रखते हैं। कल जो प्रश्न कराऊंगा इसको एक बार पढ़ के आएंगे। कल जो प्रश्न कराऊंगा उसमें पुरुष और महिला अलग अलग बोल देगा। पुरुषों की संख्या में इतना प्रतिशत वृद्धि, महिलाओं की संख्या में इतना प्रतिशत वृद्धि, इसी से लिंक होगा लाभ हानि का कुछ प्रश्न, तो उसको भी कल ही कराऊंगा। तो लाभ हानि का भी थोड़ा सा प्रश्न आप कल देखेंगे जो इसी से लिंक होगा, तो साथ ही साथ में करा दूंगा, बहुत आसान लगेगा आपको। बताऊंगा कैसे लिंक होगा प्रतिशत से लाभ हानि, कल बताऊंगा आपको। ठीक, इसको पढ़ के आएंगे। चलिए कल मिलते हैं। ऐसे ही पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। यूपीएससी हो, पीएससी हो, व्यापम हो, सभी एग्जाम में प्रश्न आपसे बनेंगे, इसकी गारंटी मैं दे रहा हूं। अगर आप डेली क्लास देखते हैं, अटेंड करते हैं और रिवीजन कर रहे हैं तो प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। ठीक है, चलिए कल मिलते हैं फिर। धन्यवाद।